अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। हाजिर है एक और मज़ेदार सी स्पाइसी कहानी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह, खुदा का बनाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह। और गए वक्तों में था एक बादशाह जो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह का एक वज़ीर भी था जो कि बादशाह का दोस्त भी था और बादशाह उस पर बेहद एतबार करता था। खैर, उसकी रियाया में एक नौजवान ऐसा भी था जो बड़ा गरीब था। वो पलंग और चारपाई बनाता था और उसे पलंग बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। फिर पलंग बेचने के लिए वो गली गली जाके आवाज़ें लगाता था। तब कहीं जाके उसका एक पलंग बिका करता था। एक दफ़ा उस नौजवान को 2-3 दिन का फाका हो गया। कोई ख़रीदार ही नहीं मिला। वो बेचारा भूख से निढाल पलंग बेचने के लिए सरतोड़ कोशिशें करता रहा, लेकिन नतीजा वही। अब तो भूख के मारे उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। एक भले आदमी ने जो उसकी हालत देखी तो उसको पलंग वाले पर बड़ा रहम आया। उसने 4 रोटियां और कुछ सालन उसको दिया कि कहीं ये बेचारा कमज़ोरी से मर ही ना जाए। पलंग वाले ने शुक्रिया अदा करके अभी 1-2 लुक़्मे ही खाए थे कि एक गरीब और कमज़ोर बूढ़ा उसके पास आके बैठ गया। बूढ़ा भी भूखा मालूम होता था। पलंग वाले का दिल नहीं माना कि वो अकेले खाना खाए। उसने बूढ़े को खाने की ऑफ़र दी। बूढ़ा फ़ौरन तैयार हो गया। दोनों ने 2-2 रोटियां और सालन शेयर करके खा लिया। खाना खाने के बाद बूढ़े ने पलंग वाले को कहा, बेटा, तुम तो खुद बहुत भूखे थे, फिर तुमने मुझे क्यों खाने की दावत दी? पलंग वाले ने कहा, बाबा, मैं तो खुद जवान आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके खाता हूँ। कुछ दिनों से मेरा पलंग नहीं बिका, इसलिए भूख से निढाल था। एक भले आदमी ने मुझे खाने को दिया तो मेरा दिल नहीं माना कि मैं अकेले खाना खाऊं। जिस मालिक ने मुझे रिज़्क़ दिया उसमें यकीनन आपका हिस्सा भी था। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, मैं तुम्हें कुछ और तो नहीं दे सकता दुआओं के सिवा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तुम्हारे पलंग के पाए बोलने लगें। ये कहकर बूढ़े ने पलंग के पायों पर कुछ फूका और बोला, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम ये पलंग बादशाह के महल के पास ले जाओ और आवाज़ लगाना, बोलता पलंग। यकीनन बादशाह ये सुनकर पलंग को ख़रीद लेगा। नौजवान बोला, बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? पलंग के पाए कब बोलते हैं? बुज़ुर्ग बोले, बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो और एक दफ़ा किस्मत आजमा कर देखने में कोई हरज नहीं। ये कहकर वो खड़े हो गए और थोड़ी दूर चलने के बाद यकदम गायब हो गए। नौजवान हैरत ज़दा रह गया। उसने सोचा यकीनन अल्लाह के कोई ख़ास बंदे हैं। अब उसने दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो पलंग बादशाह को ही जाके बेचेगा। काफ़ी दूर चल के वो महल पहुंचा और महल के पास पहुंचकर उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में भर जाएगा रंग, जल्दी से ख़रीद लो मेरा बोलता पलंग। महल के दरबानों में से एक ने जो ये आवाज़ सुनी तो कहा, ओ हेलो, जवानी में ही पगला गए हो क्या? पलंग भी कभी बोलता है? लेकिन वो नौजवान बग़ैर जवाब दिए यही सदा लगाता रहा, बोलने वाला पलंग, बादशाह जी जल्दी से ख़रीद लें। दरबानों को गुस्सा आ गया। उन्होंने नीचे जाके उस आदमी का दिमाग सही करने की ठानी। उसी वक्त बादशाह भी गैलरी में आके खड़ा हो गया। उसने जो दरबानों को उस नौजवान को मारते हुए देखा, वो बोला, ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? क्या हो रहा है यहाँ? दरबारों ने कहा, जनाबे आली, ये पागल बोलने वाला पलंग बेच रहा है, इसको इसीलिए यहाँ से भगा रहे हैं। बादशाह हैरत से बोला, बोलने वाला पलंग? और हंसने लगा। नौजवान बोला, जनाब, मुझे किसी ने दुआ दी है और कहा है कि मेरा ये आम पलंग अब ख़ास हो गया है, ये बोलने लगा है। बादशाह बोला, अच्छा, तो फिर पलंग से कहो मुझसे सलाम दुआ तो करे। नौजवान बोला, जनाब, आप इसको ख़रीद लीजिए, फिर शायद ये आपसे बोलने लगे। बादशाह बोला, नहीं, ऐसे नहीं, मैं इस पलंग पे रात को सोऊंगा और अगर रात भर ये कुछ ना बोला, सुबह मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। तुम्हारे झूठ की यही बदतरीन सज़ा होगी। वो नौजवान डर गया, बोला,
हुजूर, मेरे को किसी ने कहा था कि पलंग बादशाह को यही कह के बेचना कि ये बोलने वाला है। मैंने उस पर एतबार किया, इसमें मेरी क्या गलती? बादशाह बोला, तुम्हारी गलती यही है कि तुमने बिला तस्दीक उसकी बात पर यकीन किया। और अपने नौकरों को इशारा करके कहा, ले जाओ इस नौजवान को और कैद खाने में डाल दो। नौजवान पलंग वाला बेचारा रोता पीटता चला गया। पहले तो भूख और तंगदस्ती से ही आजिज़ था, अब तो उसकी जान के लाले भी पड़ गए थे। वो कैद खाने में मुसलसल नमाज़ें पढ़ता रहा और सजदों में यही दुआएं करता रहा कि ए अल्लाह, पलंग बोल उठे या मेरे मालिक मेरी दुआ सुन ले। उधर बादशाह ने पलंग उठाकर अपने बेडरूम में रखवा लिया और अपने रोज़मर्रा के मामूलात सरअंजाम देने के बाद रात को उस पलंग पर लेट गया। उसको अपने शाहाना बेड की आदत थी। उस पलंग पर लेटने से वो बेचैनी महसूस कर रहा था, लेकिन नौजवान को आजमाना भी ज़रूरी था। करवटें बदलते बदलते न जाने कब उसकी आँख लग गई कि यकायक एक अजनबी बारीक आवाज़ उसके कानों में आई। चटरवा मटरवा भाई, अस्सलाम वालेकुम। बादशाह की नींद उड़ गई। ये आवाज़ पलंग के सीधे पाए से आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम भाई, हाल अहवाल कैसे हैं? दूसरी आवाज़ सर की तरफ से उल्टे पाई की तरफ से आई। पहला पाया फिर बोला, भाई मेरे हाल अहवाल तो ठीक हैं, बाकी मैं ज़रा पता करके आता हूँ। तुम मेरी तरफ का वज़न संभाल लो, ऐसा ना हो कि बादशाह गिर पड़े। वो दोनों हंसने लगे। हा 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 हा। दूसरा पाया बोला, ज़रूर भाई। बादशाह ने देखा पहला पाया पलंग से अलग हुआ और खटखट चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह दम साधे पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद दोबारा खटखट आवाज़ आई और पहला पाया आकर पलंग के साथ दोबारा लग गया। दूसरे पाए ने पूछा, भाई कहाँ की सैर करके आए हो? पहला पाया बोला, भाई मैं तो बादशाह के बाग की तरफ गया था। वहाँ मैंने देखा गुलाब की झाड़ियों के पास एक नाग और एक नागन बादशाह के कमरे की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। नागन बोल रही थी, पहले मैं बादशाह को डसूंगी। नाग बोल रहा था, नहीं पहले मैं इस तरह दोनों पे गिरा कि दोनों पिचक गए। और मुझे ये भी पता है कि बादशाह जाग रहा है। अगर उसको यकीन ना आए तो सुबह गुलाब की झाड़ियों के पास दोनों की लाशें देख ले। बादशाह तो हैरानी से सुन रहा था। उसने दिल में फैसला किया कि सुबह होते ही बाग जाएगा। दोनों पाए खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई, चटरवा मटरवा भाई। ये दूसरे पाई की आवाज़ थी। पहला पाया बोला, जी भाई बोलें, आप भी कहीं घूमने जा रहे हैं? दूसरा पाया बोला, हाँ भाई, मैं ज़रा बादशाह के महल के अंदर की खबर लाता हूँ। आप मेरा वज़न संभाल लें थोड़ी देर। पहला पाया बोला, क्यों नहीं भाई, आखिर एक पाया ही दूसरे पाए के काम आता है। दूसरा पाया पलंग से अलग हुआ और खटखट करता चला गया। रात का दूसरा पहर शुरू हो गया था। करीबन आधे घंटे बाद दोबारा खटखट हुई और दूसरा पाया आके पलंग से लग गया। पहले पाए ने पूछा, भाई कैसा लगा महल? दूसरा पाया बोला, बहुत ही खूबसूरत है, बादशाह की तारीफ़ करनी पड़ेगी। बड़ा आला ज़ौक़ है, हर चीज़ उम्दा और नफीस है। घूमते हुए मैं किचन की तरफ भी गया। वहाँ देखा तो बावर्ची और एक नौकर बातें कर रहे थे। गालिबन नौकर का नाम रहमतुल्लाह था। पहला पाया बोला, इस वक्त किचन में नौकर? ये 2 बजे कौन सा खाना पक रहा है? दूसरा पाया बोला, खिचड़ी। दोनों बातों की खिचड़ी पका रहे थे। बावर्ची ने नौकर से कहा कि मैं सुबह बादशाह की चाय में जहर मिला रहा हूँ। तुम बादशाह को वो पिलाकर खाली बर्तन ज़रूर लेकर आना। इस जहर का असर 1.5-2 घंटे में होगा। जब तक मैं सारे बर्तन धोकर साफ़ कर दूँगा, ताकि किसी को पता न चले कि जहर किस चीज़ में था। नौकर ने भी अमाद की ज़ाहिर कर दी और कल बादशाह सलामत को वो लाजमी नाश्ते के वक्त जहर देंगे। अगर बादशाह जाग रहे हैं तो ये बात ज़रूर सुन लें कि नाश्ता नहीं करें। पहला पाया बोला, हद हो गई, लेकिन बादशाह को वो जहर क्यों देना चाह रहे हैं? किसी का नाम लिया उन्होंने? दूसरा पाया बोला, नहीं, मैंने नहीं सुना। उनके इस प्लान के अलावा वो किचन बंद करके बाहर आने लगे थे, इससे पहले ही मैं वहाँ से निकल गया। बादशाह को उनकी बातें सुनकर बड़ा रंज हो रहा था।
وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باورچی اس کا وفادار ہے، لیکن حقیقت جان کر وہ شوق میں رہ گیا تھا۔ او کہانی ابھی باقی ہے ویورز، اور پوری کہانی دیکھنے کے لیے سیکنڈ پارٹ کا انتظار کریں۔ چلیں پھر ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے لیے۔ اللہ حافظ۔